आइए आज का देखते हैं कहानी। क्या है हमारी कहानी में? चुंबकत्व एवं द्रव्य के जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब 2 नंबरिया क्वेश्चन सब, उसकी बात करेंगे। ठीक है, कब से? 2022 तक के, मतलब इस साल जो भी पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चंस की बात आज हम लोग करेंगे 2 नंबर वाले। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चुंबक की अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? कुछ तो समझते होंगे, समझते हैं। या 2020 के अंदर जो पूछा है इसमें कहा है कि क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझाएं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा चीज है। ये मान लो हमारा क्षण चुंबक है, ठीक है। ये इसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा के ऊपर यदि किसी बिंदु को लिया जाता है उसको कहा जाता है इसका अक्षीय स्थिति। ठीक, वही इसके लंबवत जो खींचा जाएगा लाइन दोनों के आधे से, इस रेखा के ऊपर जो किसी बिंदु को लिया जाएगा, किसी पॉइंट को लेंगे तो उसको कहा जाता है इसका निरक्षीय स्थिति। एकदम आसान सा चीज है। तो थोड़ा सा चलते हैं आगे। क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझाएं। 2020 और 22 के अंदर पूछ दिया अपने से, समझते हैं। कहते हैं जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, बढ़ाए गए क्षण चुंबक, या उसको क्षण चुंबक के पास क्या होता है? एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? द्विध्रुव भी कह सकते हैं। तो यदि आपको कभी यहां पे तो चुंबक तत्व के बारे में पूछा जाए, चुंबक के रिलेशन में पूछा जा रहा है, यदि आपको डाइपोल के बारे में पूछा जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, विद्युत द्विध्रुव में, तो वहां भी सेम ही बात होगी, अलग कुछ नहीं होने वाला है। वहां भी हम लोग पढ़े हैं कि द्विध्रुव के केस में हमारा क्या होता है? एक अक्षीय स्थिति मिलती है, एक निरक्षीय स्थिति मिलती है। तो कह सकते हैं कि अक्ष पर उपस्थित होता है, तो इस बिंदु को क्षण चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। मतलब क्या? जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कोई बिंदु ऐसा पकड़े जहां पे हमको क्या चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बढ़ाए गए क्षण चुंबक के अक्ष पर उपस्थित होता है। क्षण चुंबक का अक्ष ये, अब इस पे कोई बिंदु उपस्थित है, तो उपस्थित होता है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? क्षण चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। इसके सापेक्ष वो कैसा है? अक्षीय स्थिति के अंदर पड़ा हुआ ये बिंदु। उसी तरीके से दूसरा हमारा निरक्षीय स्थिति की बात करें, जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, क्षण चुंबक के लंब अर्ध समद्विभाजिक पर उपस्थित होता है। कहां पे? लंब होना चाहिए और अर्ध समद्विभाजिक के ऊपर, मतलब इसके ऊपर लंब इसको कहते हैं, और इसको आधा आधा बांटा, मतलब ये L और ये भी हमारा क्या? L। यदि इस वाली रेखा के ऊपर यदि कोई बिंदु हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इस बिंदु को क्षण चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब एक्सियल लाइन के ऊपर उसको अक्षीय और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर उसको निरक्षीय कहते हैं। तो आसान सा है, 2 बार पूछा जा चुका है, 2022 में तो एक ही पूछा है। चलिए आगे देखते हैं। क्या रहा है? नमन कोण की परिभाषा लिखे। नमन कोण कब पूछा है? 2022 के अंदर पूछा है। नमन कोण क्या होता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बीच में जो कोण बनता है, देख रहे हैं यहाँ, ये हमारा क्या है? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक, और ये हमारा क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं नमन कोण। तो कह सकते हैं पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B और क्षैतिज के बीच बनने वाले कोण को नमन कोण या नति कोण कहा जाता है। यह ध्यान में रखना है। दूसरा, इससे ऑब्जेक्टिव आपको पूछे हुए है कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे 1 मार्क्स में, मल्टीपल चॉइस के अंदर। तो कह सकते हैं ध्रुव के ऊपर मान कितना होता है? 90, जबकि विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। तो ये याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको काम देगा। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर।
तो वो समझ गए होंगे, मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बीच में जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, नमन कोण कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को समझाएं। चुंबकीय आघूर्ण हम लोग करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के अंदर, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो वहां भी हमारा NI करके होता था, याद होगा थोड़ा सा। तो यहां हम लोग चूंकि इस चैप्टर पढ़े तो यहाँ पे इसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण एक ही बात होती है। तो इसको सिंपल सा आसान सा मतलब ये होता है, किसी चुंबक के ध्रुव, यहाँ ध्रुव क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको हम -m लिख दिए, इसको क्या लिख दिए +m। किसी चुंबक के ध्रुव और चुंबकीय लेंथ मतलब चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो कह सकते हैं किसी चुंबक के ध्रुव प्रबलता और उसकी प्रभावी लंबाई मतलब चुंबकीय लंबाई दोनों ध्रुवों के बीच की गुणनफल को उस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। सीधा सा कह सकते हैं m = छोटा वाला m चुंबकीय ध्रुव की प्रभाव क्या बोल सकते हैं, ध्रुव प्रबलता इसको कह सकते हैं m को, और 2l का मतलब क्या हो गया, प्रभावी लंबाई या दो ध्रुवों के बीच का। ध्रुवों का मतलब यहां से यहां तक का नहीं होता है, ये कहां से कहां से, जहां पे हमारा क्या होता है, याद होगा हम लोग बात किए थे, जो हमारा पोल होता है वो उसके ज्यामितीय लंबाई से मतलब चुंबकीय लंबाई जो होती है उसकी ज्यामितीय लंबाई से छोटी होती है। तो थोड़ा सा पीछे से लेते हैं। अब ये चूंकि एक सदिश राशि है इसलिए यहाँ पे क्या लगाए हमने, एरो का साइन लगाया, इसकी दिशा क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। तो कह सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा कैसी होती है, इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। चुंबकीय अक्ष कौन सा होता है, ये वाला होता है चुंबकीय अक्ष, इसकी अनुदिश होती है साउथ टू नॉर्थ या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। अब इसका मात्रक क्या होता है, याद होगा हम लोग पढ़े थे कभी, ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए था, इसका भी मात्रक और इसका भी मात्रक। तो इसका मात्रक एम्पियर मीटर और 2l का मात्रक क्या, मीटर। तो यहां से लिख सकते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर, किसका मात्रक, कैपिटल M का, और छोटे वाले m का एम्पियर इंटू मीटर। तो यहां लिखा जा सकता है कैपिटल M का एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर को कह सकते हैं 1 जूल पर टेस्ला। ध्यान में रखेंगे, 1-2 यूनिट ध्यान में रखना चाहिए। अब इसका यदि हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, डायमेंशन की क्यों बात करते हैं कि 2 नंबर में मतलब ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको पूछ सकता है। तो एम्पियर का क्या लिखते, चलिए I के टर्म में लिखे हैं तो I, और मीटर के लिए L। तो इसको और अच्छे से लिखते तो लिखते m0 L2 T0 और I1। यही तो यहां लिखा हुआ है m0 L2 T0 I1। चलिए कह रहा है चुंबकीय विभव की परिभाषा दे। चुंबकीय विभव क्या होता है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे विद्युत विभव। विद्युत विभव के बारे में क्या पढ़े थे कि किसी एकल धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, उस बिंदु का विद्युतीय विभव। तो यहां भी सेम कहानी, तो वहां जो एकल धन आवेश काम करता था यहां पे वही काम करता है इसका नॉर्थ पोल। ठीक है, तो एकल कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय बल के विरुद्ध इकाई उत्तरी ध्रुव को, नॉर्थ पोल को मतलब इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, चुंबकीय विभव कहलाता है। एक लाइन का चीज है, यदि ये याद रखते हो तो चुंबकीय विभव को ध्यान में रखते हो तो विद्युत विभव भी लिख सकते हैं, और यदि विद्युत विभव को ध्यान में रखते हो चुंबकीय विभव भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, थोड़ा सा समझना है सिर्फ। चलिए अब क्या रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व क्या है भैया। सीधा सीधी मतलब इसका होता है पृथ्वी के चुंबकीय तत्व उन लोगों को लिया जाता है जो उसकी दिशा और परिमाण को अच्छे से बता दे। ठीक है, कौन कौन से उसमें होते हैं, हमारे उसमें होते हैं दिक्पात, नीति या नमन कोण, और हमारा होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक। तो इसको यदि परिभाषित करते हैं पृथ्वी के चुंबकीय तत्व को, तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण एवं दिशा का
पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है उन्हें उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहते हैं। मतलब क्या क्या पता बताएगा ये, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण को बताएगा और किसका, दिशा के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे देगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसके चुंबकीय तत्व। तो इसके हमारे 3 लोगों को लिया गया है, एक दिक्पात जिसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी कहते हैं, दूसरा नतीया नमन को जिसको मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डीप भी कहा जाता है, और तीसरा हमारा होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा बहुत इंग्लिश के भी टर्म को ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश के वर्ड्स ही हिंदी में लिख के पूछ दिए जाते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, प्रति चुंबकीय पदार्थ के 2 गुणों को लिखे। अच्छी बात है, 2 ही पूछा है, 5 नंबर में जाइएगा तो पूरा डिटेल पूछ दिया है, इसलिए फिलहाल के लिए 2 ध्यान में रखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रति चुंबकीय पदार्थों को से नहीं गुजरती। यहां दिख रहा होगा फिगर, यहां कैसे जा रहा है, ये बाहर से जा रहा है लेकिन चुंबकीय पदार्थ के अंदर से नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इससे होके नहीं गुजरेगी, इससे बाहर से ही हवा से ही निकल जाएगा, लेकिन इसके तरफ नहीं जाने वाला है, दुश्मनी होगा। दूसरा हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से कम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करने लगता है। मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी वैल्यू कम है उस तरफ ये जाना चाहेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग से कहां की तरफ, वीक की तरफ। तो मतलब कह सकते हैं अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से किसके तरफ जाएगा, कम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर। मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जिधर से रहेगा उधर जाएगा, जिधर कम ज्यादा है उधर से कम वाले की तरफ जाएगा। चलिए 2 तो ध्यान में रखना है, कहीं 2 ही पूछा है। चलिए एक और देख लेते हैं। ऐसे तो आपको 5-7 याद रखना है, कब जरूरत पड़ेगा 5 नंबर के क्वेश्चंस जब बनाएंगे उस समय तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो फिलहाल तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबक के ध्रुवों के मध्य रखा जाता है, देखिए ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, इन दोनों के बीच में यदि किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ अपने गुण के कारण स्वतः चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थापित हो जाते हैं। मतलब यदि हमारे पास ये दोनों हाथ, एक नॉर्थ एक साउथ है, और यदि हम इसको ऐसे रख देते ऐसा, तो ये क्या होता, ऐसा हो जाता, क्षेत्र की दिशा ऐसी, क्षेत्र कैसा, मान लीजिए क्षेत्र ऐसा है, तो जो ही हम इसको रखते तो ये क्या करता है, इसके लंबवत हो जाता है इस टाइप से। समझिए क्या दिख रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये क्या है, इसका लंबवत हो गया इस क्षेत्र के ऊपर। तो 3 पॉइंट को ध्यान रखिए, आगे तो और भी पॉइंट आने वाले हैं 5 नंबर में। तो उम्मीद करते हैं आपके सवालों का जवाब मिल रहा होगा। क्या रहा है, लौ चुंबकत्व से आप क्या समझते हैं। लौ चुंबकत्व किसमें पाए जाते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थों में पाए जाते हैं। तो उसका क्या गुण होता है कि ये अपने जैसे पदार्थों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आप लौ चुंबकत्व लिखिए, चाहे लौ चुंबकीय पदार्थ के बारे में लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो लिख सकते हैं ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में से आकर्षित होते हैं तथा जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, उन्हें लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। या दूसरी तरीके से, इतना से और आगे लिखने की इच्छा है तो लौ चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा से ही प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, क्षेत्र की दिशा में ही प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी चुंबकीय के सिरों के पास रखे जाने पर तेजी से उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये 2 चीजें याद रखेंगे। और ये जो उदाहरण है ये तो पक्का वाला याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए भी निकेल क्या है। तो ध्यान में रखना है कि इसके उदाहरण, खासकर तीनों जो हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं उन तीनों के उदाहरण पक्का याद रखें। कैसे 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है, ऑब्जेक्टिव टनाटन बनेगा। तो क्या सिंपल सा है कि क्या कह रहा है, वैसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं तथा जिनकी उपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं या लौ चुंबकत्व कहते हैं। या लौ चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में ही प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी चुंबक के सिरे के पास रखे जाने पर तेजी से उसकी ओर आकर्षित होते हैं। उदाहरण तो आपको ध्यान में रखना है।
अब कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान उदग्र घटक के मान का √3 गुना है। मतलब क्षैतिज घटक BH जो है वो हमारा √3 टाइम्स है किसके, BV के। ये एक पहला लाइन हमारा कह रहा है क्षैतिज घटक का मान, ठीक है। तो उस स्थान पे नमन कोण का मान क्या होगा, नमन कीजिए और शुरू हो जाइए। तो नमन कोण क्या होता है, नमन कोण के लिए हम लोग 10, ये आ चुका था ऑब्जेक्टिव में भी, हम बोले थे 4-5 फॉर्मूले का चार्ट था, उसको ध्यान में रखिए, बार बार उसे रिपीट होता है क्वेश्चन, तो वो यदि याद है आपको तो ये भी होगा। तो ये क्या होता है BV/BH। तो BV हमारा जस का तस, BH के जगह पे क्या लिख सकते हैं √3 BV। BV से BV कट गया, बचा क्या 1/√3, और ये किसके बराबर होता है tan 30 के। तो यहां से नमन कोण बराबर क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि आप यदि क्वेश्चन बैंक पलटोगे ही, जरूरी भी है पलटना, जब पलटोगे तो वहां आपको दिखेगा इसका आंसर निकाल के 60 डिग्री। तो थोड़ा यदि आपको भी समझ में आ जाए अच्छी बात है, हमें तो नहीं समझ में आता है कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है, ठीक है। लेकिन वहां जो जिन्होंने भी बनाया है तो उन्होंने क्या किया कि उल्टा कर दिया, मतलब BV = √3 BH कर दिया है, तो उल्टा आ गया। तो वहां से उसका आंसर कितना आ गया 60 डिग्री। तो आपको जो अच्छा लगे, यदि उनके साथ जाना चाहे उनके साथ जाए, और जो लिखा हुआ उसके हिसाब से चलते हैं, तो हमारा आंसर कितना होगा 30 डिग्री। एक बार देखिएगा बुक में दिखता है तो। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक छोटे क्षण चुंबक के अक्षीय और निरक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के मान और दिशा का व्यंजक लिखे। ये एक हमारा छोटा सा चुंबक दिख रहा है NS, इसके अक्षीय का मतलब क्या, अभी जस्ट पढ़े थे, ये पॉइंट यदि होगा तो इसको अक्षीय बोलते हैं। चलिए इसको हमने क्या मान लिया, चलिए इसको P1 मान लिया। और निरक्षीय का मतलब क्या, इसके लंबवत, लंब दिख रहा है, चलिए भावनाओं को समझिए, इसको P2 मान लिए, ठीक है। तो P1 पे क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान, कभी आप निकाले होंगे तो वहां मिला होगा आपको भी अक्षीय के लिए μ0/4π2m/dq छोटे क्षण चुंबक के लिए, जबकि हमारा निरक्षीय बिंदु पर के लिए हमारा होता है μ0/4πm/dq। ये तो हो गया इसका मान। अब दिशा यदि निकाले होंगे तो यहां पे इसकी दिशा मिलती है इस तरफ, ऐसा, ठीक है। और यहां की यदि बात की तो इसकी दिशा मिलती है इस तरफ। तो इसकी दिशा कैसे जाए, साउथ से नॉर्थ, मतलब S से N की तरफ जा रहे तो कह सकते हैं along SN, S से N की तरफ, S से N की तरफ जाएंगे तभी तो इधर जाएंगे। उसी तरह जब P2 की बात करें तो ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब N से S की तरफ जाएंगे तब तो हम इस दिशा में जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं along NS NS की तरफ, और ये हमारा क्या हो जाएगा SN की तरफ। तो ये दोनों मान याद रखेंगे क्योंकि आपसे पूछा है, शायद 2022 में ही पूछा है, हाँ 2022 के ही अंदर आपसे पूछा, यदि कोई ऑब्जेक्टिव आपने देखा होगा तो 2022 के अंदर पूछा है कि दोनों का रेशियो क्या है, मतलब अक्षीय बाय निरक्षीय ऐसे करके कुछ पूछा था। B अक्षीय = 2 B निरक्षीय, ऐसे करके पूछा था। 4 ऑप्शन दिए हुए था, उसमें पूछा था, तो दोनों के मान को याद रखेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं कौन किसके कितने गुना है, ठीक। यदि आप फिगर भी बना लेते हो तो ज्यादा अच्छी बात है। इस साइड हमारा P2 पे इस साइड हमारा डायरेक्शन होगा, और यहां चले P2, ये हमारा B2 लिख दिए, और इस डायरेक्शन में इस पॉइंट को P1 माने, और इस तरफ हमारा B1, इसकी दिशा इस तरफ, इसकी दिशा इस तरफ, इसको हमने बोल दिया B1, और ये हमारा क्या हो गया B2। दिशा लिखी गई है। चलिए क्या रहा है, B = BH tan थीटा समझाएं। B = BH tan थीटा को आपको समझाना कि क्या है। तो ये सीधा सीधी हमारा टेंजेंट लॉ, ठीक है, चुंबक का टेंजेंट नियम। तो इसमें क्या कहा जाता है कि पृथ्वी के क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक
और एक दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों लंबवत हो तो एक चुंबकीय सुई को यदि उसके बीच में रखा जाएगा तो वो पृथ्वी के क्षैतिज घटक के साथ थीटा का कोण बनाते हुए स्थिर हो जाएंगी, ठीक है, तो रुक जाएंगी, तो उसी tan थीटा को बोलते हैं B/BH। तो कह सकते हैं यदि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH तथा दूसरा क्षेत्र B किसी चुंबक के कारण क्षैतिज समतल में एक दूसरे के लंबवत हो, अभी जस्ट दिख रहा है ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत हो, तो चुंबक संतुलन की स्थिति में, संतुलन का मतलब क्या, उसके ऊपर कोई बल जब नहीं लगता तो उसको कहा जाता है संतुलन की स्थिति। तो संतुलन की स्थिति में BH के साथ थीटा कोण बनाती है और वहां पे tan थीटा बराबर क्या, B/BH लिख सकते हैं। ये भी आपको पूछे हुए है ऑब्जेक्टिव के अंदर, B बराबर ऐसे करके BH tan थीटा ये लिखा जा सकता था, ये पूछे हुए है तो ध्यान में रखना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो 2017 क्वेश्चन 2000 का जब भी पूछा है देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या रहा है, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों में के दो अंतर लिखिए। अच्छी बात है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखिए। तीसरा भी क्या, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थों को उन दो अभिलक्षणिक गुण धर्मों का उल्लेख कीजिए जो इन दोनों प्रकार के पदार्थों को व्यवहार में भेद करती है। मतलब तीनों साल एक ही चीज पूछा गया है कि भैया बताइए दोनों में क्या अंतर है, तो बताते हैं। देखिए चलिए तीनों के लिए एक साथ ले लिए। पहला हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसमें क्या, ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा हल्का सा क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। दूसरा, ये पदार्थ अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले क्षेत्र में, जैसे पीछे भी देखे थे उसमें क्या था हमारा, अधिक तीव्रता वाले से कम वाले की तरफ मूव करते हैं, तो क्या सर, अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं, जबकि हमारा अनुचुंबकीय क्या होता है, कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं, मतलब गति करते हैं। तीसरा, इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता, मतलब इसकी वैल्यू 1 से कम होती है, जबकि इसकी क्या होती है, 1 से अधिक होती है। इसके उदाहरण क्या है, बिस्मथ, फास्फोरस, पारा, वायु इत्यादि इत्यादि, जबकि इसमें मैग्नीज, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम आगे ये सब क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो इतना ऑलरेडी ये पूछा 2 है हमसे, लेकिन कहीं ना कहीं बोला जाए तो ये 4 है टोटल आपके पास, ठीक है। 5 नंबर के लिए याद रखना ही है, तो यहां भी ध्यान में रखेंगे। टोटल कह सकते हैं इसको क्या है, टोटल 4 अंतर हमने लिखा है यहां पे। चलिए, विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक के बीच 2 अंतर बताएं। विद्युत चुंबक मतलब जहां पे विद्युत धारा के कारण किसी पदार्थ के अंदर चुंबकत्व की प्रवृत्ति आती है। यह मतलब है कि विद्युत धारा के कारण यदि कोई पदार्थ चुंबक बन जाता है और विद्युत धारा जो ही हमने हटाया तो वो चुंबक नहीं रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विद्युत चुंबक। लेकिन यहाँ पे अस्थायी चुंबक के अंदर हमारा ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे पास स्पीकर वगैरह में लगा रहता है, उसमें थोड़ी ना करंट देंगे तो ही वो चुंबक रहेगा। बिजली नहीं जा रही है, मतलब स्पीकर को नहीं भी जोड़ कर रखोगे तो भी वो कील चिपकेगा उससे, तो उसको क्या बोलते हैं, अस्थायी चुंबक। तो कह सकते हैं ये अस्थायी रूप से चुंबकित होते हैं, मतलब हमेशा चुंबक जैसा व्यवहार नहीं करेगा। जब इसको बिजली देंगे तो ही हमारा क्या करेगा, चुंबक बनेगा, वरना बिजली कट, कहानी खत्म। जबकि ये क्या होता है, अस्थायी रूप से चुंबकित होते हैं, जैसे स्पीकर में लगा हमारा होता है चुंबक। इसके कैसे, ये आमतौर पर नरम सामग्री से बने होते हैं, जो भी मटेरियल यूज किया था वो सॉफ्ट होता है, जैसे सॉफ्ट आयरन से। जबकि ये हमारे किससे बनते हैं, कठोर से। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की शक्ति हमारी आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। अब इसका क्या है, यदि हमारे पास करंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, बी की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू को कम करेंगे तो क्या होगा, बी की वैल्यू कम होगी। समझ रहे हैं ना। तो वही, जबकि इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, एक बार जो बन गया तो बन गया,
अब नहीं बदलेगा। तो कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा की शक्ति स्थिर होती है, अर्थात इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दो ही अंदर पूछा था, इसमें भी 4 है। चलिए, विद्युत चुंबक के ध्रुवों को बदला जा सकता है, मतलब यदि जिससे एक प्लस वाले की जगह माइनस है, माइनस वाले को प्लस वाले की तरफ जोड़ दोगे तो क्या होगा, जो नॉर्थ था वो साउथ बन जाएगा, जो साउथ था वो नॉर्थ बन जाएगा। जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एक बार जो नॉर्थ बना है, जो हमारा उत्तरी ध्रुव बना वो उत्तरी ही रहेगा, जो दक्षिणी ध्रुव बना है वो दक्षिणी ध्रुव ही रहेगा, चाहे कितना भी उठक पटक कर लो। तो हमारे 4 पॉइंट्स है। 4 ध्यान में रखिएगा, 2 तो याद रहना चाहिए ना, 4 याद करेंगे तो 2 तो पक्का वाला याद होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी के किसी स्थान पर BH का मान इतना और स्टेट तथा नमन कोण 30 डिग्री है, उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व के संपूर्ण तीव्रता B की गणना करें। अभी जस्ट बोले थे क्वेश्चन के अंदर कि ऑब्जेक्टिव में भी एक हमने 4 फॉर्मूले का चार्ट था एक ऑब्जेक्टिव के अंदर, उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बना था, वहां भी यहां भी वही सब यूज होने वाला है। तो हमारे पास क्या देके रखा है, BH बराबर देके रखा है 0.1732। अच्छी बात है। तथा नमन कोण मतलब डेल का वैल्यू देके रखा है, नमन कोण का 30 डिग्री। ओके, उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व की संपूर्ण तीव्रता B। तो हम लोग B बराबर जानते हैं क्या होता है, √B V का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। तो जो भी फॉर्मूले हम ऑब्जेक्टिव के अंदर बोले हैं, कोशिश कीजिए कि वो सब याद रहे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ABCD करने से नहीं होगा, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आपको इतना जरूर बताया जाए कि वो क्वेश्चन ना आके उससे संबंधित कोई और भी सवाल आए, क्वेश्चन आए तो वो आपसे बने। तो कब बनेगा, तो जो एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही है उसको भी ध्यान में रखेंगे आप, तब बनेगा। तो यहां पे हमको BH तो पता है, B भी नहीं पता है, तो अब इसके लिए एक और चीज दे के रखा है, इसकी वैल्यू तो हम लोग जानते हैं BH। तो हमको BV चाहिए, तो BV बराबर क्या लिख सकते हैं, BH। और BH की वैल्यू कितनी है, 0.1732 और 10 कितना 30। तो यहां से हम लिखते, तो यदि हम लिखना चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा सुगम्य बनाने के लिए इसको लिख सकते हैं 1.732/10, एक ही बात है। और इसका वैल्यू होता है √1/√3। और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 पता है, तो इससे ये कट गया, तो यहां से हमारा क्या बचा, 1/10। ठीक है। चलो, तो यहां रख देते हैं वैल्यू सबकी। इसको और लिखना चाहते तो क्या लिखते, जैसे वहां लिखे वही यहां लिखते। तो इसको लिखना चाहते तो इसको लिख सकते हैं √3/10। √3 1.732/10 मतलब 0.1732। तो BV की वैल्यू आ गई 1/10 का स्क्वायर प्लस BH की वैल्यू √3/10 का स्क्वायर। ये हो गया 1/100 प्लस 3/100। यहां से लिखते तो क्या लिखते, √4/100 जोड़ेंगे एलसीएम लेके, तो यहां से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2/10 मतलब 0.2। और यूनिट क्या था हमारा, और स्टेट था, तो 0.208। तो थोड़ा सा हम लोग एक्यूरेट लेके चल रहे हैं, इसलिए हमारा एक्यूरेट आ गया। तो 0.208 भी सही है, ये भी हमारा सही है 0.2। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2011 में पूछे हुए, ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी मतलब 2 नंबर पूछा, मतलब ऑब्जेक्टिव में ही पूछा। तो ध्यान में रखना है कैसे कैसे कौन कौन सा स्टेप किए हैं, कहां से कहां पहुंचे हैं।
चलिए आगे देखते हैं। क्या रहा है, जब दो प्रतिरूप x और y को एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न विकृति को चित्र में दिखाया गया। जैसे ये दिख रहा है x, ये हमारा क्या है x है, और ये हमारा क्या है y है। तो चुंबकीय क्षेत्र पहले तो सीधी चल रही थी, इसको रखा तो क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र इससे दूर भागना शुरू कर दी। जबकि इसको रखा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, इसकी पास आना शुरू हो गया। तो ऐसी विकृति क्यों आई, और आई तो ये बहादुर है कौन जो ऐसा कांड कर बैठा। तो हमारा x जो होगा वो होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जबकि हमारा y क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ। ये ऐसा बिहेवियर शो करते हैं कहां पे, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। क्यों करते हैं, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब बाहरी क्षेत्र रेखाएं प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु और अणु के अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होने के कारण क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। इसके पास कोई परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसके कारण क्या हो जाती है, वो दूर हो जाती है। जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ के परमाणु अणु में अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसके पास नहीं होता है, इसलिए दूर भाग जाती है। इसके पास होता है, जिससे क्षेत्र रेखाएं सटी होती है या इससे होके गुजरने की कोशिश करती है। तो x हमारा क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जबकि हमारा y क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो 2009 के 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं। चलिए थोड़ा साफ सफाई कर दिया जाए। तो इतने क्वेश्चंस आपके अभी तक पूछे गए हैं इस चैप्टर के अंदर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा जो हमने बताया है। आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। ज्यादा समय नहीं बचा है, हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी आपके ज्यादा से ज्यादा वीडियो आ जाए। थैंक यू।